नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दावोस दौरे को लेकर भोपाल के प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप ने भरोसा जताया है कि इस विदेश यात्रा से राज्य को सकारात्मक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश के विकास और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से वो दावोस गए हैं, जहां उनकी गूगल जैसी बड़ी वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत हो रही है। इसके साथ ही कई बड़े निवेशकों से भी चर्चा चल रही है, जिससे मध्य प्रदेश में निवेश की नई संभावनाएं खुलेंगी। चेतन कश्यप का मानना है कि जब मुख्यमंत्री वापस प्रदेश लौटेंगे तो इस दौरे के अच्छे और दूरगामी परिणाम सामने आएंगे, जो राज्य की आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन में सहायक होंगे। आज मैं पार्टी कार्यालय में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने जो व्यवस्था दी है कि सारे मंत्री माह में एक दिन कार्यालय में जरूर आकर के बैठे हैं और कार्यकर्ताओं के जो भी मुद्दे हों उनको समझे और उनके निराकरण में सहयोगी बने। और यही मंशा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी रही है कि सत्ता और संगठन समन्वय के साथ में आगे बढ़े। तो आज उसी क्रम में मेरा दिन था बैठने का, इसीलिए मैं पार्टी कार्यालय में आया था। और इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी दावोस गए हुए हैं। विश्व आर्थिक मंच है और विश्व आर्थिक मंच में उनकी उपस्थिति के 2 दिनों से आप लोग भी समाचार देख रहे हैं। कई महत्वपूर्ण नई टेक्नोलॉजी पर आधारित चीज़ों से उनकी चर्चाएं हुई है, गूगल से भी चर्चा हुई है। और जो एक महत्वपूर्ण विषय मध्य प्रदेश के बारे में है कि जितने डाटाबेसेस के लिए, सर्वर के लिए तो लैंडलॉक स्टेट चाहिए कि कहीं समुद्र और नहीं, और मध्य प्रदेश उसके लिए एक श्रेष्ठ जगह। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने नारायणपुर जिला पंचायत में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर नियद नेलानार योजना के विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सरपंचों से गांव में हो रहे विकास कार्यों और राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं की स्थिति पूछी और समय पर कार्य पूरा कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने नक्सल प्रभावित लोगों के पुनर्वास, जंगलों के संरक्षण और दूर दराज गाँव में बिजली व राशन वितरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके अलावा नारायणपुर के नक्सल पीड़ित परिवारों के 5 सदस्यों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया गया और 19 पूर्व माओवादियों को 9.50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। इस पत्र में उन्होंने राज्य सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव को पद से हटाने की मांग की है। पटवारी ने अपने आरोपों का आधार मुख्य सचिव के एक कथित बयान को बनाया है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये कहा गया कि कोई भी कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं कराता। कांग्रेस का कहना है कि यह बयान केवल एक सामान्य टिप्पणी नहीं है, बल्कि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और लेन देन की संस्कृति की ओर इशारा करता है। पटवारी ने यह भी कहा कि अगर इस बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, तब भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो तुरंत स्थिति स्पष्ट करें, क्योंकि ऐसे बयान से पूरे शासन तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। दूसरी ओर भाजपा सरकार में उद्योग मंत्री चेतन कश्यप ने इस आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि यह मानना पूरी तरह से गलत है कि राज्य के किसी भी अधिकारी या कलेक्टर पैसे लेकर काम करते हैं। उन्होंने दावा किया कि मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है और विपक्ष बेवजह सरकार की छवि खराब करने का प्रयास कर रहा है। फिर हमने कहा, पत्रकारों को कई बार हमने चुनौती दी और कहा कि एक भी पत्रकार अगर किसी कार्यालय में ईमानदारी से काम हो और एक अधिकारी करे, हम उसका नागरिक अभिनंदन करते हैं। पत्रकारों, मीडिया के साथियों, हम आपको चुनौती देते हैं। तो आपने एक ने स्वीकार नहीं की। इन सब बातों का प्रमाणित अगर कोई ने किया तो चीफ सेक्रेटरी ने किया। तो मैं मानता हूं ये प्रशासनिक अराजकता आ गई है। मुख्यमंत्री से प्रशासन संभल नहीं रहा है, इस नाते उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री ने न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार से जीरो टॉलरेंस, ये भाषण जो उनके थे, इस पूरी प्रक्रिया पर वो संज्ञान में लें और एक न्यायिक जांच करवाएं। लगता है कि ऐसा कोई विषय हमारे मुख्य सचिव बड़े गंभीर व जवाबदार अधिकारी हैं, उनकी बात को किस तरीके से पेश किया, मैं तो कोई कॉन्फ्रेंस में था नहीं। तो यह इसके बारे में वो स्वयं एक सक्षम अधिकारी प्रदेश को चलाने वाले हैं। मुझे लगता है आप सारे लोगों का उनसे संपर्क भी है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका जवाब
तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओमपंती भी हमारे साथ जुड़ गए। ओम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है पूरे मामले में? जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और सीएम मोहन यादव के इस्तीफे की मांग की है। साहिल जी, मैं अपने 24 डेली 24 के दर्शकों को बता दूं कि ये लेटर जो मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक लेटर लिखा हुआ है जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस्तीफे की मांग की। ये मामला अचानक ये पत्र लिखने की क्यों आवश्यकता पड़ी और ये पत्र क्या है, इसकी यदि हम तय तक जाते हैं तो बुधवार के दिन मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में बुधवार के दिन सीएस अनुराग जैन जी जो है, अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी मध्य प्रदेश कलेक्टर और कमिश्नर को लेके सभी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएस जो है अपने चीफ सेक्रेटरी जो है चीफ सेक्रेटरी ने कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी कलेक्टरों को बताया गया है कि मुख्यमंत्री का कहना यह है कि कोई भी कलेक्टर जो है, सीएम ने कहा है कि कोई भी कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री ने जब सीएस से कहा तो सीएस ने ये कहा कि सर यदि ऐसी बात है तो कलेक्टरों को हटा क्यों नहीं देते। इस बात को लेकर सभी कलेक्टर एकदम स्तंभ रह गए और इस बात को लेकर जब मीडिया में जब बात आई कि नहीं सीएस नाराज हो गए, उन्होंने मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है, तो इस बात को लेकर सीएस की बात को लेकर राजनीति में भूचाल आ गया। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा गर्माहट हो गई है कि इतनी बड़ी बात को लेके शासन में जितने भी अधिकारी बैठे हुए, चाहे वो कलेक्टर की बात कर ले, तहसीलदार की बात कर ले, प्रमुख सचिव की बात करें या मुख्य सचिव की बात यदि करते हैं तो कहीं कोई काम नहीं हो रहा। सीएस अपने अनुराग जैन जी जो है, उन्होंने एक उदाहरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टरों को, पूरे मध्य प्रदेश के कलेक्टरों को बताया कि इंदौर का एक मामला उन्होंने उदाहरण दिया कि इंदौर में जो है जब एक शिकायत आई कि एसपी साहब हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो उन्होंने अनुराग जैन जी ने जब एसपी को कॉल लगाया तो एसपी ने कॉल ही अटेंड नहीं किया। इस पे सीएस नाराज हुए, उन्होंने कहा कि लगता है कि सभी लोग डीजी बनना है मध्य प्रदेश में जाकर। ऐसा ही मामला उन्होंने एक और ये बताया, उनका कहना ये था कि एक कलेक्टर का शिकायत आई कि एक व्यक्ति ने शिकायत करी सीएस को कि हमारा काम नहीं हो रहा है और कलेक्टर साहब की तरफ से कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। तो सीएस ने अपना एक लेटर जवाब कलेक्टर को लिखा कि इस व्यक्ति की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, इस पे सुनवाई की जाए। तब जाकर सीएस ने जो था, सीएस ने उठा के कलेक्टर को बोला और कलेक्टर ने अपने एसडीएम को बताया कि ये सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, ऐसा है, पैसे मांगे जा रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो शासन प्रशासन इस समय जो है बहुत परेशान है। वो परेशान को होने का हम कहीं भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं पैसों की डिमांड होती है, डिमांड होने के बाद ही काम होते हैं और कई हजारों जो शिकायतें हैं इस समय अधिकारियां और सीएस के पास पेंडिंग पड़ी है, क्योंकि अधिकारी सुनते नहीं, कलेक्टर सुनते नहीं है, तो मजबूरन होके शिकायत जो है जनता जो है वो सीएस को शिकायत करती है। और इसी बात को लेके कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को उठा लिया है और इस मुद्दे को देखते हुए उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री की पकड़ ही नहीं है अधिकारियों के पास, तो इसी का मतलब ये है कि पैसा बिना पैसों के काम नहीं होता। तो जीतू पटवारी ने सीधे प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है और मांग की है कि यदि मुख्यमंत्री अधिकारियों को नहीं संभाल पा रहा है, उनकी जनता से उनकी मांगे पूरी नहीं करवा पा रहे हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री को हटा देना ही उचित होगा। ठीक है ओम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जीतू पटवारी ने पीएम को पत्र लिखा है और सीएम मोहन यादव को पद से हटाने की मांग करते हुए नजर आए हैं। वहीं भोपाल में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के बयान ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। मध्य प्रदेश के सेंधवा जिले में आदिवासियों की एक सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बीजेपी और आरएसएस पर आदिवासी समाज को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस हमेशा आदिवासियों को हिंदू बताने की बात करती हैं, जबकि आदिवासियों की अपनी अलग पहचान, परंपरा और संस्कृति है। उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी समाज सूरज, गाय और फसलों की पूजा करता है और जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी है, लेकिन इसके साथ साथ वो आदिवासी भी हैं और अपनी पहचान पर गर्व करते हैं। तो श्रृंगार ने धार्मिक प्रसंगों का जिक्र करते हुए कहा कि वनवास के समय सबरी भी आदिवासी थी
और भगवान राम की वानर सेना में शामिल लोग भी आदिवासी थे। उनके अनुसार भगवान राम को जो विजय प्राप्त हुई उसमें आदिवासियों की अहम भूमिका रही। उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान की पतंग उड़ा रहे हैं, जिसका मतलब उन्होंने आदिवासियों को नज़रअंदाज करने से जोड़ा। इस बयान पर भाजपा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई। प्रदेश के उद्योग मंत्री चैतन्य कश्यप ने उमंग सिंगार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी सभी आदिवासियों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करती रही है और अब आदिवासी समाज को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। चेतन कश्यप का कहना है कि बीजेपी आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है और विपक्ष बेवजह विवाद खड़ा कर रहा है। बीजेपी पूरे देश में समाज को जोड़ने का काम कर रही है। वोट बैंक बनाने का काम कांग्रेस ने करा है और 70 सालों से देश के अंदर वोट बैंक बनाने के लिए समाज को अलग अलग तोड़ने के कार्य के बारे में कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस की राजनीति ही उसे फूट डालो और राज करो की थी और बीजेपी ने हमेशा भारत को राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवादी व्यक्तियों को समर्पित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करा। और जब मैं आदिवासियों की बात करता हूं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये उमंग सिंगार भड़काता आदिवासियों को। मैं आपसे सबसे हाथ ऊंचा करके पूछना चाहता हूं कि आप कितने लोग अपने मानते हो कि मैं आदिवासी हूं और गर्व से अपने आप को आदिवासी मानते हो? आप सब हाथ ऊंचा करके बताओ। ये प्रमाण है, ये आरएसएस और भाजपा को ये प्रमाण है कि हम गर्व से कहेंगे तो हम आदिवासी है। लेकिन बार बार हमारे आदिवासियों को हिंदू बनाने की बात करते हैं। क्यों? हमारी संस्कृति नहीं है, हमारा समाज नहीं है? हम भी सूर्य की पूजा करते, हम भी फसल की पूजा करते, गाय बैल की पूजा करते। हर कुल के अंदर हर पौधे की पूजा होती है। उधर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से सामने आई इस खबर ने किसानों की बढ़ती परेशानियों को उजागर कर दिया है। खजुराहो सिंगरौली रेलवे लाइन के निर्माण कार्य के चलते राजनगर तहसील क्षेत्र की टिकरी ग्राम पंचायत के गडरपुरा गांव के किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। रेलवे निर्माण के दौरान किसानों का वर्षों पुराना आम रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिससे अब उन्हें अपने ही खेतों तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि यही रास्ता उनके लिए खेती किसानी का मुख्य जरिया था, जिसके माध्यम से वो रोजाना खेतों तक आते जाते थे, लेकिन अब रास्ता बंद होने से उनका कामकाज प्रभावित हो गया है। किसानों ने बताया कि इस समस्या को लेकर वो कई बार जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों को पुलिया या अंडरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते किसानों का धैर्य टूटने लगा है। सैकड़ों किसानों ने एक सुर में सरकार से मांग की है कि रेलवे लाइन पर जल्द से जल्द पुलिया या अंडरब्रिज का निर्माण कराया जाए, ताकि खेतों तक उनका आवागमन फिर से सुचारू हो सके। डेली 24 भारत की टीम ने मौके पर पहुंचकर किसानों की पीड़ा को सामने रखा। किसानों का साफ कहना है कि अगर जल्द कोई समाधान नहीं किया गया तो वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। देश अन्नदाता किसान से चलता है और जब किसान अपने घर से या गांव से खेतों तक ही नहीं पहुंच पाएगा तो फिर देश का पेट कैसे पल सकता है। नमस्कार, मैं हूं समीर अवस्थी और इस वक्त मौजूद हूं छतरपुर जिले के टिकुरी ग्राम पंचायत के गडरपुरा गांव में। मेरे पीछे आप सैकड़ों किसान देख रहे होंगे। ये किसान आज यहां पर इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि गडरपुरा गांव से खेतों तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं दिया जा रहा है। खजुराहो से सिंगरौली रेलवे लाइन का निर्माण कराया जा रहा है। इस दौरान ग्रामीण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है हरिचंद पाल। हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया? 200-500 एकड़ जमीन है इधर, मतलब फिर कैसे जाएंगे? रास्ता जाने के लिए नहीं है। रास्ते जाने के लिए नहीं है। ये समस्या है हमारे पास। तो कहाँ शिकायत की, किसके पास गए? कलेक्टर के पास। अच्छा, तो कलेक्टर से शिकायत? जी, तहसील में करी शिकायत सर। हाँ, और कलेक्ट्रेट में करी है। हाँ, और भी कह रहे थे नहीं और इसको कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ठीक है। अब हमें हर खेत जाना है, किसान आदमी है हम, कैसे जा पाएंगे? मिट्टी डर रही है 35 फुट ऊंची। ठीक है। पशु ढोर भी है हमारे, कैसे जा पाएंगे? हारे चरबी। मंदिर भी है बहुत पुराना प्राचीन, हनुमान जी का मंदिर, वहाँ कैसे जा पाएंगे हम लोग? अच्छा, तो मांग क्या है आप लोगों की? रास्ता चाहिए सर। हाँ, ब्रिज चाहिए। कौन सा गांव है उस तरफ? गडरपुरा। और जाना कहाँ है आप लोगों को? यहाँ पे हल्का में कम से कम 250 से 300 एकड़ जमीन है हम लोगों की, 50-60 किसानों की। इसके लिए रास्ता चाहिए।
अच्छा, तो आप लोग अधिकारियों के पास गए थे, जनप्रतिनिधियों के पास गए थे, क्या कहा गया? अभी तो कुछ नहीं कह रहे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कलेक्ट्रेट जाओ, तहसील जाओ, मतलब पटवारी अटवारी ये बोल रहे हैं सब। तो रेलवे का ये निर्माण जो चल रहा है कहाँ से कहाँ तक है? ये खजुराहो से सतना लाइन है। अच्छा, सतना लाइन है। तो रेलवे के जो ठेकेदार हैं, अधिकारी हैं, उनसे बातचीत हुई? अभी मतलब बोला है, उनसे बातचीत हुई है, बोल रहे कि हम लोगों को जैसे मंजूरी मिल जाए कलेक्ट्रेट से, तहसील से, हम लोग काम करवा देंगे, हमको क्या दिक्कत है उसमें। अच्छा, तो ये झांसी खजुराहो और खजुराहो से सिंगरौली का ये रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा है। आप पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे। ये जो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन का जो किसानों के खेतों से होकर गुजर रहा है, इस दौरान गड़रपुरा गांव के लोग जो किसान हैं वो अपने खेतों तक पहुंचने के लिए मशक्कत कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं प्रशासन से, सरकार से कि एक पुलिया का यहाँ पर निर्माण किया जाए ताकि किसान अपने खेतों तक पहुंच सके। आइए और जानते हैं, ये दस्तावेज लिए कहाँ घूम रहे हैं? ये ऐसे घूम रहे हैं सर के हमको बोला है रेलवे भाई के हमारे अंटर में नहीं है भाई, ठेकेदार ने से हमारी बात भई है कि हम कहाँ कर हैं साहब, बताइए। हमारा जो पूरा गांव दिख रहा है, पूरा गांव चल रहा है और माने हमारे डुकर भी गुजर गए हैं, हमने यही रास्ता देखी है, कहीं और रास्ता है नहीं है। तो इससे हमको उन्होंने बोला है, तो हम रेलवे प्रभारी से भी सील लगा लाए हैं। देखिए ये है, वे भी मंजूर हैं और पटवारी भी हैं, सरपंच हैं और कलेक्टर साहब लोग भी हो आए हैं और सब ऐसी जोड़ के गए थे। माने रानी कविता जी भी साथ में हमारे खजुराहो से हती थी। और देखिए हमारा जो बहुत पुराना स्थान है, किसी के बच्चा के माने फुनगुनी भी हो जाती है तो झरवा भी का जात है सवेरे से ले लौचा। और चलिए आप देखिए तना किसान। असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा जा है कि हमारे यहाँ भैंस पड़िया और सब किसान है, हमारे 50 आदमी की जमीन ही पार है। हाँ। अब हम कहाँ से निकले सर? अच्छा, तो इस तरफ भी आप दिखा दो, ये खेत है, ये किसानों के खेत इस तरफ है, 250 से 300 एकड़ जमीन इस तरफ है और दूसरी तरफ ये आप निर्माणाधीन एक पुलिया, जो नहर के लिए पुलिया बन रहा है, और दूसरा किसान चाहते हैं कि यहाँ से एक पुल और बनाया जाए ताकि किसानों को निकलने के लिए रास्ता मिल सके। आप लोगों से भी जानेंगे क्या दिक्कत आ रहा है आप लोगों को? हमारे को आ रहा है, हमारा धन धोर निकलने, हमारी जमीन है ना, हमको निकलना है, कहाँ से निकलेंगे? हमारा यही रास्ता है, हमको तो जाने को रास्ता चाहिए। अच्छा, तो रास्ता की यहाँ पर मांग है। दिल्ली 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है। टिकुरी ग्राम पंचायत है, राजनगर तहसील है और ये राजनगर विधानसभा है, खजुराहो लोकसभा क्षेत्र है। और जो किसान है वो सभी जनप्रतिनिधियों के पास पहुंच चुके हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन अभी तक किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। उम्मीद है खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारी इस खबर पर जरूर ध्यान देंगे। दिल्ली 24 के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी। उधर देश भर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत अरबों रुपए खर्च किए जाने के दावे किए जाते हैं। हर जगह पोस्टर, होर्डिंग्स और बड़े बड़े प्रचार दिखाई देते हैं, लेकिन छतरपुर जिले से सामने आई ये रिपोर्ट इन दावों की जमीनी सच्चाई को उजागर करती है। एक और सरकार हर मंच से स्वच्छता और साफ सफाई की बात करती है, वहीं मध्य प्रदेश में एक ऐसा सरकारी स्कूल भी है जहां छात्राओं के लिए शौचालय तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये केवल लापरवाही का मामला नहीं बल्कि स्वच्छ भारत अभियान की गंभीर विफलता को दर्शाता है। छतरपुर जिले के कितपुरा संकुल की शासकीय माध्यमिक शाला पवेथर में हालात बेहद चिंताजनक है। स्कूल में बच्चियों के लिए शौचालय नहीं है, जिससे उनकी गरिमा और सुविधा दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों की बात की जाती है, लेकिन यहाँ बेटियों को बुनियादी ज़रूरतों से भी वंचित रखा गया है। स्कूल की इमारत भी जर्जर हालत में है, जहाँ गिरती दीवारें, टूटे कमरे और खराब फर्श बच्चों की सुरक्षा को लेकर डर पैदा करते हैं। इसके अलावा स्कूल का हैंडपंप महीनों से खराब पड़ा है, जिससे पीने के पानी और साफ सफाई की समस्या और भी गंभीर हो गई है। पानी की कमी के कारण स्वच्छता की कल्पना भी बेमानी नजर आती है और स्वच्छ भारत अभियान यहाँ केवल एक नारे तक सीमित दिखाई देता है। सबसे गंभीर स्थिति बच्चों की सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि स्कूल में बाउंड्री वॉल तक नहीं है और खुला परिसर बच्चों को असुरक्षित बनाता है। जब इन समस्याओं को लेकर स्कूल के प्राचार्य राजकुमार बुंदेला से सवाल किए गए तो प्रशासनिक व्यवस्था की उदासीनता सामने आई। उन्होंने बताया कि स्कूल की ज़मीन पर अवैध कब्जा है, जिसकी शिकायत तहसीलदार से की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे साफ जाहिर होता है कि शिकायतें दर्ज होने और फाइलें चलने के बावजूद जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या स्वच्छ भारत अभियान केवल कागजों और प्रचार तक ही सीमित रह गया है? क्या सरकारी स्कूल इसकी प्राथमिकता में नहीं आते? और अगर आते हैं तो फिर ऐसी बदहाल स्थिति क्यों है? बेटियों की गरिमा और सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?
ये देखना होगा कि मीडिया में मामला आने के बाद प्रशासन कब तक जागता है। स्कूल का क्या नाम है आपके? शासकीय माध्यमिक प्राइवेट स्कूल। क्या व्यवस्थाएं हैं बेटा, आपको यहाँ क्या दिक्कत जाती है स्कूल में? कुछ नहीं। कहाँ के रहने वाले हो आप? पवेथर के। पवेथर के रहने वाले हो। स्कूल का क्या नाम है आपके? शासकीय माध्यमिक शाला पवेथर। आप यहाँ स्कूल आते हो आप, क्या दिक्कतें होती हैं आपको यहाँ स्कूल में? यहाँ पे बाथरूम करने के लिए बाथरूम नहीं है और पानी पीने के लिए नल नहीं है और ये फर्श बिगड़ा हुआ है। कितने दिनों से है ये समस्याएं? ये जाने कितने दिन से है। जब से आप स्कूल आ रहे हैं, क्या चाहते हैं आप, ये व्यवस्थाएं सुधर जाएं? स्कूल का क्या नाम है आपके? शासकीय माध्यमिक शाला पवेथर। पवेथर। बेटा ये बताओ, ये जो यहाँ पर आप बैठते हो, ये प्लास्टर टूटा हुआ है, तो क्या दिक्कत जाती है आपको? हाँ, इस पैर में लग जाता है कभी कभी। पैर में लग जाता है। और क्या दिक्कतें जाती हैं आपको यहाँ पर? यहीं पर किचन है तो जब छौंकते हैं तो वो लगती है, भांस लगती है। खाना बनाते हैं यहीं पर, कहाँ बनाते हैं आप, हमें दिखाएंगे उठ करके थोड़ा सा? यहीं पे खाना बनता है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? स्कूल का क्या नाम है आपकी? शासकीय माध्यमिक शाला बेटा क्या दिक्कतें जाती हैं आपको यहाँ स्कूल परिसर में? न तो यहाँ लड़कियों के लिए कोई बाथरूम है और नल भी नहीं है, हर रोज बिगड़ता रहता है और जैसे कि फर्श की दिक्कत देख ही रहे हैं। फर्श टूटा हुआ पड़ा है, उखड़ा पड़ा हुआ है, बैठने में दिक्कत जाती है यहाँ पर। हाँ, झाड़ू लगाने। अगर ये टेबल भी ना होता तो धरती में बैठने में दिक्कत जाती। पहले तो बैठते थे। पहले बैठते थे आप लोग। ये बताइए बेटा, आप यहाँ खाना तो खाते ही हैं, थालियाँ कौन धुलता है? हम। तो आपने कहा नहीं सर से? सर कहा है लेकिन सर लोग क्या करें। जी बेटा, थालियाँ कौन धुलता है आपके यहाँ? हम। आप ही लोग धुलते हो? जी। ऐसा क्यों? कोई आता ही नहीं धुलने के लिए तो हमें धुलना पड़ता है। आपने कहा नहीं अपने सर से? कहा है को। सर से कहा है आपने? वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट से जुड़ा एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। कोतवाली बलरामपुर थाना पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मुकेश राम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी ने 1 मार्च 2021 से 20 नवंबर 2025 तक पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाया और इस दौरान उसके साथ जबरन दुष्कर्म करता रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता का विस्तृत बयान दर्ज कराया और उसका चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया, जिससे आरोपों की पुष्टि के लिए आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ की जा रही है ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। उधर प्रदेश में सुशासन तिहार के तहत जनता की समस्याओं के समाधान के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बलरामपुर जिले की स्थिति इन दावों की जमीनी हकीकत को सामने लाती है। बलरामपुर विकासखंड के विश्राम नगर ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम बरंत बांधा में आज भी शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधा अधूरी है। यहाँ उरांव समाज के बच्चे खुले आसमान के नीचे महुआ के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं, क्योंकि गांव में आज तक एक सुरक्षित स्कूल भवन नहीं बन पाया है। करीब 2 वर्ष पहले जर्जर हालत के कारण पुराने स्कूल भवन को गिरा दिया गया था, लेकिन इसके बाद नया भवन नहीं बनाया जा सका। शिक्षा विभाग की लापरवाही का खामियाजा गरीब आदिवासी परिवारों के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। बरसात और भीषण गर्मी के मौसम में बच्चों को कभी आंगनबाड़ी भवन तो कभी किचन शेड के नीचे पढ़ाई करनी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव से पहले स्कूल भवन निर्माण के वादे किए गए थे और कई बार अधिकारियों को शिकायत भी दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। इस स्थिति ने सुशासन के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर ये बच्चे आज भी एक सुरक्षित स्कूल भवन का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उनका भविष्य अंधेरे में जाने से बच सके। इसमें दिक्कत तो है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। बरसात में बच्चे लोग कभी वहाँ बैठने के लिए जगह भी नहीं है स्कूल टूटने के कारण, और अभी तो पेड़ के नीचे बच्चे आके बैठ रहे हैं। इसमें हम लोग जानकारी भी दिए हैं ऊपर अधिकारी को, लेकिन अभी तक तो कुछ पहल नहीं हुआ है। पंचायत की ओर से पंचायत में पैसा अभी तक से चुनाव जब हुआ उसके बाद से आया ही नहीं है, तो हम लोग अभी कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं बना पाए हैं वहाँ के लिए।
निर्माण के लिए गिट्टी गिराया हुआ था, गिट्टी गायब हो गया। गिट्टी किसी के माध्यम से गिराया गया था, वहाँ कोई ठेकेदार करके थे, तो पता चला है कि शायद वही गिट्टी वापस ले गए हैं। कुछ ग्रामीण वहाँ से बता रहे थे, मुझे भी संज्ञान में है कि वहाँ पे स्कूल नहीं है और इसके लिए पहल करना चाहिए। और जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो अभी जब हमारी पार्टी की बैठक होगी तो मैं इस विषय में हमारे वरिष्ठ साथियों से चर्चा करूँगा कि वहाँ पे स्कूल की जो कमी है या वहाँ पे निर्माण कार्य अतिशीघ्र होना चाहिए। आते हैं नेता मंत्री आते हैं तो उनको तो कई बार बोल चुके हैं, तो बनता ही नहीं है। गिट्टी तो गिरा हुआ था सर, साल भर हो गया, लेकिन कहाँ गिट्टी तो ले गए, जहाँ पानी टंकी बन रहा है वहाँ उठा के ले गए। पदस्थापना के बाद हमने पूरे जिले से ऐसा सर्वे कराया कि कितने विद्यालय ऐसे हैं जो भवन विहीन हैं। हमारे जिले में कुल 33 विद्यालय ऐसे हैं जो भवन विहीन थे। सभी का एस्टिमेट भेजा गया है, प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा गया है। मेरे को लगता है 1 सप्ताह के अंदर सभी में स्वीकृति हमको प्राप्त हो जाएगी। स्कूल घर नहीं होने के चलते बच्चे बाहर पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। अभी 3 बच्चे हैं, 2 हैं, यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है सर। कोई बलरामपुर चले जाते हैं, कोई इधर रामानुगंज चले जाते हैं। फिर क्या इसके समय में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि स्कूल घर नहीं है। हम लोग किसी तरह यहाँ एडजस्ट कर खाना खाने के लिए भी दिक्कत होता है। बच्चे लोगों को घर में ले जाके खाना बना के खिलाते हैं। इसमें दिक्कत तो है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। बरसात में बच्चे लोग कभी वहाँ बैठ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।